हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लेसन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें ओरल कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे कि ओरल कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन की कितनी किस्म है, इसमें मूड्स ऑफ डिलीवरी है, आपका मूड्स या वे ऑफ टॉकिंग है, वो कितने स्टेप्स में हो सकता है। तो जिसमें डिफरेंट मूड्स होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं, जिसमें एक्सटेम्पोर है, जिसको हम बिना तैयारी के अगर हम कोई बात फौरी तौर पे करना चाहें, बिना तैयारी के करना चाहें, तो इसको हम एक्सटेम्पोर, मतलब जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, कोई भी बात करने जा रहे हैं, तो आप बिना तैयारी के, मतलब उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, आपने खुद को प्रिपेयर नहीं किया, तब ये जो मूड्स होता है डिलीवरी का, वो एक्सटेम्पोर होता है। उसके बाद प्रॉम्प्टो, ये सेकंड मूड होता है डिलीवरी का या प्रेजेंटेशन देने का, मतलब जिसमें वो फर्स्ट में बिना तैयारी के था, ये फौरी तौर पे, मतलब आप जल्दी से कोई भी प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं या देते हैं, तो उसको इम्प्रम्प्टू कहते हैं। उसके बाद मेमोराइजेशन, याद करके, मतलब जो भी आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं उसको याद करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, उसके बाद उसकी प्रेजेंटेशन देंगे, तब ये आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन मेमोराइजेशन होगा। उसके बाद रीडिंग है। रीडिंग क्या है? रीडिंग मतलब पहले आप रीड करेंगे जिसकी आपने प्रेजेंटेशन देनी है, उसके बाद उसकी आप प्रेजेंटेशन देंगे, तब वो आपकी रीडिंग मूड्स में आएगा। मतलब मूड्स ऑफ डिलीवरी 4 वेज हैं, मूड्स हैं, जिसमें एक्सटेम्पोर है, इम्प्रम्प्टू है, मेमोराइजेशन है, रीडिंग है। ये 4 मूड्स आपके माइंड में होने चाहिए। प्रिपरेशन है, डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशन, तैयारी कैसे करते हैं और उसको डिलीवर कैसे करते हैं। डिलीवरी गाइडलाइंस, डिलीवरी की गाइडलाइंस क्या हैं, क्या हदायत हैं। यूजिंग विजुअल एड्स, विजुअल एड्स भी आप प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। टाइप्स कौन कौन सी हैं? ओरल प्रेजेंटेशन है, कहते जी ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट पर्पसेस एंड डिलीवरी सिचुएशन। कहते जी आपकी ओरल जो प्रेजेंटेशन है वो फॉर्मल या इनफॉर्मल वे में हो सकती है, वो पर्पस के लिहाज से और सिचुएशन के लिहाज से होती है। एंड ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी ऑलमोस्ट एनी रिपोर्ट टाइप सच एज ए डिज़ाइन, रिव्यू और प्रपोजल और कॉन्फ्रेंसिस टॉक। कहता जी इसमें आपका कोई डिज़ाइन हो जाता है, डिज़ाइन, किसी के डिज़ाइन के बारे में आप कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, उसका रिव्यू, आइडिया, तजिया देना करना चाह रहे हैं, उसके बाद प्रपोज़ल देना चाह रहे हैं, तो ये कोई भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि एक ही टॉपिक हो। वट एवर द स्पेसिफिक टाइप, वट एवर कुछ भी स्पेसिफिक ख़ास मखसूस किस्म हो, however ताम an effective oral presentation is carefully planned with your objective in mind and pays close attention to the demands of your audience। मतलब ये किसी किस्म की भी हो सकती है, आपको जो चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि आपको ऑडियंस या जो सुनने वाले हैं उनकी डिमांड के हिसाब से प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। रिटन में उसने बताए हैं जी डिफरेंट हैं, और जो ओरल है उसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। कहता जी इफ़ेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन इज कम्बिनेशन ऑफ मैनी स्किल्स, इसमें बहुत सारी स्किल्स आ सकती हैं। आउटलाइनिंग एंड प्लानिंग, मतलब जो भी प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार होते हैं उसके लिए पहले आउटलाइंस बना लें, जैसे हम क्लास में प्रेजेंटेशन देते हैं। उसके बाद प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद प्रिपेयरिंग ओवरहेड्स और अदर डिस्प्ले मीडिया, प्रिपेयर करें और उसको मीडिया के सामने डिस्प्ले करें। रिहर्सिंग, मतलब जो भी प्रेजेंटेशन आप देने जा रहे हैं उसकी पहले रिहर्सल कर लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, डिलीवरी, उसके बाद डिलीवर करना,
या प्रेजेंटेशन देना। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑरल रिपोर्ट्स क्या हैं? एन ऑरल रिपोर्ट में बी डिलीवर अराउंड अ स्मॉल टेबल विद इन जस्ट अ फ्यू लिसनर्स आर इन लार्ज ऑडिटोरियम 200 ऑफ पीपल्स। कहते जी ऑरल रिपोर्ट जो होती है वो ये भी हो सकता है कि एक लिसनर के बारे में हो या एक लिसनर हो उसके बारे में, या बहुत बड़ा मजमा भी हो सकता है। उसके बाद फॉर्मल ऑरल रिपोर्ट क्या है? आर यूजली प्रिपेयर वेल इन एडवांस ऑफ प्रेजेंटेशन और एंड देयर फॉर वेल रिहर्स योर मैनर ऑफ डिलीवरी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन फॉर्मल ऑरल सिचुएशन रिपोर्ट सिचुएशन। मतलब जब आप फॉर्मल वे में, फॉर्मल होता है अच्छा अंदाज या अच्छे वर्ड्स का चुनाव करना, जब उस लिहाज से आप प्रेजेंटेशन देने जाएं तो वो आपका अच्छा होना चाहिए। उसमें आप सूटेबल वर्ड्स को यूज़ करें और सूटेबल आउटलाइंस का यूज़ करें। फॉर्मल वे होता है। इनफॉर्मल कहते जनरली कैटेगराइज अ स्मॉल ग्रुप सेटिंग विद हाई डिग्री ऑफ ऑडियंस इंटरेक्शन एंड रिलैक्स मैनर ऑफ डिलीवरी एंड ड्रेस। कहता जी इनफॉर्मल जो ऑरल रिपोर्ट होती है उसमें थोड़े लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा ऑडियंस भी हो सकते हैं, और उसमें ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल इनफॉर्मल वे में बातें करें या प्रेजेंटेशन दें, वो इससे थोड़ी सी हटके है। इनफॉर्मल और प्रेजेंटेशन कैन foster the free exchange of ideas and can be important for producing action items। कहता जी ये फ्री आइडियाज़ ये एक्सचेंज कर सकते हैं या ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्शंस आइटम को जनरेट करते हैं। ओरल प्रेजेंटेशन इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जनरली फॉल इन टू कैटेगरीज: इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग, परसुएसिव स्पीकिंग। इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग हैज़ ऑडियंस लर्निंग एज ए प्राइमरी गोल। मतलब इसमें जो ऑडियंस का जो मेन गोल है वो प्राइमरी होता है, बुनियादी। इंफॉर्मेटिव स्पीच में एक्सप्लेन अ कंसेप्ट, इंस्ट्रक्ट एन ऑडियंस। इसमें इसकी बातचीत में जो ऑडियंस एक्सप्लेन करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, डिस्क्राइब और इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। इन प्रोफेशनल सेटिंग द इंफॉर्मेटिव स्पीच में टेक मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। कहता जी ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इंडिविजुअल एक हो सकती है या ग्रुप में हो सकती है, ऑरल ब्रीफिंग हो सकती है, ज़बानी लोगों को बताना, पैनल डिस्कशन हो सकती है। पैनल मतलब लोगों का ग्रुप बना के उसमें डिस्कशन करना, ऑरल क्रिएट भी हो सकती है। परसुएसिव, परसुएसिव मतलब कायल करना। परसुएसिव स्पीकिंग यूज टू इन्फ्लुएंस व्हाट एन ऑडियंस थिंक्स और डज। सम ऑफ द गोल्स ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग इंक्लूड्स reinforce the attitude, beliefs and values an audience already holds, change attitude, motivate an audience। मतलब persuade करना, उनको मुतहर्रिक करना, उनको बताना, तो ये डिफरेंट वे हो सकते हैं। डिलीवरी ऑफ मेथड, कहते देयर आर एटलीस्ट 4 मेथड फॉर मेकिंग एन ऑरल प्रेजेंटेशन। कहते जी ऑरल प्रेजेंटेशन में जो ये 4 मेथड हैं बहुत ज़रूरी हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। सबसे पहले है एक्सटेम्पोर। कहते हैं इस मेथड में द थॉट इज प्लान बिफोर स्टार्टिंग टू स्पीक। इसमें जो प्लान है सोचा जाता है स्पीक करने से पहले। अदर इन अ फ्यू हरीड मिनट्स आर इन द कोर्स ऑफ लॉन्ग। ये भी हो सकता है कि आप प्रेजेंटेशन देने से पहले उसके बारे में सोच लें, या आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट की है तो उसी दौरान आपके पास इतना टाइम नहीं होता, उससे थोड़ा सा पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा हिंट ले लें या आउटलाइन ले लें। उसके बाद व्हाट द एग्जैक्ट वर्ड इज़ लेफ्ट टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। कौन से लफ्ज़ रह गए हैं स्पीकिंग के लिए। कहते ये मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑडियंस के लिए। इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। इट रिक्वायर द डिटेल लाइंग आउट ऑफ प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। इसमें तमाम डिटेल होनी चाहिए फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। उसके बाद डूइंग योर होमवर्क टू फिल इन योर नॉलेज गैप्स। कहता जी अपना काम इस तरह करें कि आपका जो नॉलेज में अगर कोई गैप है तो वो भी पूरा हो जाए। उसके बाद इम्प्रॉम्प्टू, कहता है जी ये स्पीच गिवन विदाउट एनी एडवांस प्रिपरेशन। ये किसी भी तैयारी के बगैर
प्रेजेंटेशन दी जाती है, मतलब इसके लिए कोई तैयारी नहीं की जाती है और एज इट इज़ उठे और प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दी। एनी नोट्स आर अदर additional material, it is spontaneous reaction to the topic at hand which may introduce an interesting turn to the discussion। मतलब आपसे कोई कह दे कि इस टॉपिक पे आपने प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप बिना तैयारी के विदाउट प्रिपरेशन के उस पर आते हैं और प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं। ये इस तरह हो सकती है कि क्लास में टीचर किसी स्टूडेंट को कह दे कि इस टॉपिक पे आपने बोलना है विदाउट प्रिपरेशन। मेमोराइजेशन, याद करना। मेमोराइज स्पीच दैट इज रिसाइटेड फ्रॉम मेमोरी रादर देन रीड फ्रॉम क्यू कार्ड्स एंड यूजिंग द असिस्टेंस ऑफ नोट्स। कहता है ये जो स्पीच है इसको याद किया जाता है डिफरेंट मेथड से, फिर इसको प्रेजेंट किया जाता है। मतलब कोई भी स्पीच या कोई भी प्रेजेंटेशन आपको साइन कर दी जाए उसको पहले याद करें और उसके बाद उसकी प्रेजेंटेशन दें। रीड करना, मतलब ड्रॉबैक रीडिंग दैट व्हेन यू रीड योर स्पीच योर कम्युनिकेशन विद टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ द ऑडियंस। कहते हैं ये इसका ड्रॉबैक इसकी खामी भी है कि जब आप ये प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो तब आपका जो ध्यान होता है वो टेक्स्ट की तरफ होता है, वो ऑडियंस की तरफ नहीं होता। जब आपकी टेंशन या आपका जो रुझान है ऑडियंस की तरफ नहीं होगा तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी। आपका ध्यान वो टेक्स्ट पे होगा, आप टेक्स्ट के ऊपर नज़रें दौड़ाएंगे, उसके बाद ऑडियंस को देखेंगे, तो तब ये आपके लिए दो चीज़ें एट ए टाइम करना बहुत मुश्किल होगा और ऑडियंस आपसे इम्प्रेस नहीं होंगे, ना ही आपसे कन्विंस होंगे। तो ये जो मेथड है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और इसका इतना अच्छा फ़ायदा भी नहीं है। तो इसीलिए ये 4 मेथड्स आपको अडॉप्ट करने चाहिए। इन चारों में से ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। उसके बाद रिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड डिलीवर द प्रेजेंट मस्ट कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। कहता है जी मेथड या डिलीवरी करने से पहले ये असूल जो हैं वो स्पीकर को जानने चाहिए या प्रेजेंटेशन देने वालों को। नॉलेज ऑफ द ऑडियंस के नॉलेज के बारे में जानना। नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यूज़ ऑफ टाइम का इस्तेमाल, रिहर्सल, उसको रिहर्स किया जाए। नॉलेज ऑफ द ऑडियंस क्या है कि यू शुड नो अबाउट योर ऑडियंस, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, नो द एज लेवल ऑफ द ऑडियंस एज वेल एज इट्स मेंबर्स, लेवल ऑफ एजुकेशनल sophistication and special interest, then tailor your presentation accordingly। इसके पॉइंट का मकसद ये है कि आपने लोगों के मेंटल लेवल के हिसाब से प्रेजेंटेशन देनी है। मींस अगर आप 8th क्लास या 10th क्लास के बच्चों को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो उस हिसाब से आपने नॉलेज डिलीवर करना है। ये नहीं होना चाहिए कि आपके माइंड में नॉलेज MPhil या PhD का हो और आप वो बच्चों पे झाड़ना शुरू कर दें और वो बच्चों को बताना शुरू कर दें, तब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये वेस्टलेस है। तो इसीलिए ऑडियंस को पहले आपने देखना है कि ऑडियंस किस हिसाब से है, कितनी वेल अवेयर है, उसका वे ऑफ लिसनिंग क्या है, उनका नॉलेज क्या है, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो आपने ऑडियंस के नॉलेज को ज़रूर माइंड में रखना है। उसके बाद नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, मतलब जिस सब्जेक्ट के बारे में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या बोल रहे हैं उस पर आप फुली ग्रिपफुल होना चाहिए। इट मीन्स दैट आपके उसके बारे में आउटलाइंस, मैन्युस्क्रिप्ट, ऑल द थिंग शुड बी क्लियर। मतलब जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो सम टाइम कोई भी स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो अगर आपको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो ये बैड इम्प्रेशन आपकी पर्सनैलिटी पे पड़ेगा। तो इसीलिए नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। यूज़ ऑफ टाइम है रिहर्सल, आप द टाइम लिमिट्स आर टू बी ऑब्जर्व्ड इवन इफ़ नो टाइम लिमिट इज़ गिवन, यू शुड स्ट्राइव टू एडजस्ट योर सब्जेक्ट इन लेटर टाइम एज पॉसिबल। मतलब आपको टाइम एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए कि जो एडजस्टमेंट है
टाइम अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर आपको रिहर्सल के लिए टाइम नहीं दिया गया तो फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आपका जो प्रेजेंटेशन का नॉलेज उसमें कुछ स्किप हो रहा है तो इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ होनी चाहिए कि वो आपके गैप को फिल कर दे। पर्सनल अपीयरेंस, योर पर्सनल अपीयरेंस अफेक्ट्स योर क्रेडिबिलिटी। Informal clothing is really appropriate for professional presentation. Pay significant attention to personal grooming. वो कहता है जी आपकी पर्सनल ग्रूमिंग या आपका जो स्टाइल है, आपका वे ऑफ ड्रेसिंग है, मतलब आपने ड्रेसिंग किस किस्म की भी की हुई है, तो ये सारी चीज़ें बहुत काउंट होती हैं और इनके बारे में आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मतलब जब आप वेल लुकिंग होंगे तो ऑडियंस पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। डिलीवरिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन, ए वेल प्लान एंड वेल स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन कैन ऑलमोस्ट इफेक्टिव बिकॉज ऑफ बेड प्रेजेंटेशन डिलीवरी। कीप इन माइंड द फॉलोइंग फैक्टर्स। कहता है जी वेल प्लान, अच्छे प्लान की हुई या स्ट्रक्चर अच्छे से लिखी हुई कैन इनफेक्टिव। वो कहते हैं सम टाइम मुनासिब नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं है अगर आपके प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छा नहीं है। कीप इन माइंड द फॉलोइंग फैक्टर्स, ये तमाम पहलू माइंड में रखें। पॉइस एंड एंथुसिज्म, मतलब वक्फा होना चाहिए और बड़े ही अच्छे वे से प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। आई कांटेक्ट, आपका जो आई कांटेक्ट है ऑडियंस के साथ कॉन्फिडेंटली होना चाहिए। यूज़ ऑफ वॉइस, यूज़ ऑफ टाइम। Voice and enthusiasm, be well appeared and strive for muscular control, alert attention, vibrant interest in the subject। कहते जी वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, मीन्स आपको कम्प्लीटली आइडिया होना चाहिए जिस पे आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। अलर्ट, अटेंशन के साथ, तवज्जो के साथ, और आपको सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्ट होना चाहिए। एंड ईगरनेस टू कम्युनिकेट, और ईगरनेस लगाव हो आपको कम्युनिकेशन का। अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग मैनरिज्म, वो कहता है जी डिस्ट्रैक्टिंग जो रवैया आप पे बैड इम्प्रेशन डाले उससे अवॉइड करना चाहिए। बट डोंट स्टैंड इन फ्रोजन पोजीशन में ना खड़े। मूविंग अबाउट इफ़ नॉट एक्सेसिव कैन एक्सेंटुएट योर एंथुसिज्म। उसके बाद आई कांटेक्ट, आपका जो आई कांटेक्ट है ऑडियंस के साथ अच्छा होना चाहिए। ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन ट्राई टू मेक आई कांटेक्ट विद मोस्ट ऑफ द पीपल एंड इफ पॉसिबल एवरी पर्सन इन द रूम। तो जी आपका जो आई कांटेक्ट है वो लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए और पॉसिबल हो तो, मतलब जिस तरह अगर बहुत ज़्यादा मजमा है, बहुत ज़्यादा पैनल है या बहुत सारे ऑडियंस आपके फ्रंट पे हैं तो आपका आई कांटेक्ट मतलब घूर के, जिसे हम कहते हैं, अवॉइड फास्टनिंग योर गेज ऑन योर नोट्स ऑन योर चार्ट्स और स्क्रीन और सम पॉइंट्स इन स्पेस अबव हेड ऑफ योर लिसनर। कहते जी बार बार आपको अपने नोट्स पे नहीं तवज्जो देनी चाहिए, चार्ट्स या स्क्रीन पे बार बार नहीं देखना चाहिए, और आपका जो हेड है वो नोट्स या चार्ट्स पे ना हो बल्कि ऑडियंस के सामने आप कॉन्फिडेंटली खड़े हों और उनके क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हो। यूज़ ऑफ वॉइस, डोंट स्पीक टू सॉफ्ट, टू फास्ट और नंबल। योर ऑडियंस मस्ट बी एबल टू हेयर व्हाट यू से, अंडरस्टैंड व्हाट यू से। कहते हैं ना तो बिल्कुल स्लो बोलना है, ना बिल्कुल तेज़ बोलना है, और ना ही ऐसे बोलना है कि ऑडियंस सो जाए। तो सुनना है, वो सुने कि आपने क्या कहा, वो समझे आपने क्या कहा। यूज़ ऑफ स्पेस का यूज़ करना चाहिए। विदाउट एडिक्वेट प्रिपरेशन इट इज टू बिकम नर्वस एंड स्टार्टिंग रशिंग द प्रेजेंटेशन। इंस्टेड यूज़ द स्पेसिंग established during many rehearsal, मतलब यूज़ स्पेस का ही यूज़ करना चाहिए, वक्फे का इस्तेमाल करना चाहिए, बार बार रिहर्सल करनी चाहिए। मेकिंग अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं।
मटीरियल ऑफ प्रेजेंट शुड बी कंसाइज टू द पॉइंट एंड टेल एन स्टोरी। मतलब आपकी जो प्रेजेंटेशन है कंसाइज बहुत छोटी होनी चाहिए और जो आइडियाज़ आपने एक्सप्लेन करने हैं वेल प्रिपेयर्ड हों, उनके बारे में आपको कम्प्लीटली ग्रिप हो। उसके बाद कहते हैं इन एडिशन टू द obvious थिंग्स लाइक कंटेंट एंड विजुअल एड द फॉलोइंग आर जस्ट इम्पोर्टेंट एज द ऑडियंस विल सबकॉन्शियसली टेकिंग देम। उस कहता है जी आपका कंटेंट जो आपने लिखा है विजुअल एड्स के साथ साथ ये चीज़ें भी आपके माइंड में होनी चाहिए। वॉइस आवाज़, हाउ यू से इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड व्हाट यू से, आपने क्या कहा और क्या कहना है। आपने बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो पेरेंट्स या बॉडी लैंग्वेज है सब इन नोट्स राइट एंड समथिंग अबाउट विच यू मस्ट हैव बीन रिटन इन सेट। कहते जी जो नोट्स वगैरह लिखे होते हैं वो भी आपके फ्रंट पे होने चाहिए, राइट साइड पे। अपीयरेंस, आपकी पेरेंट्स ड्रेस वेल, मतलब अच्छे तरीके से ख़ुद को प्रिपेयर करना चाहिए और आपकी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा काउंट होती है। प्रिपरेशन, तैयारी, कहते जी तैयारी प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द टॉक केयरफुली एंड लॉजिकली जस्ट एज यू वुड फॉर रिटन रिपोर्ट। कीप इन माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉक द मेन पॉइंट ऑफ द टॉक। मतलब प्रिपरेशन जो तैयारी है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आपका जो बात करने का मकसद क्या है वो माइंड में होना चाहिए और आप किन पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। मेकिंग द प्रेजेंटेशन, कहता जी जब प्रेजेंटेशन देने जाएं ग्रेट द ऑडियंस फॉर एग्जांपल गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, टेल देम हाउ यू आर। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जब प्रेजेंटेशन देने के लिए जाएं। मतलब उनको गुड मॉर्निंग कहें लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फिर प्रेजेंटेशन का स्टार्ट करें। टेल द ऑडियंस व्हाट यू आर इग्नोर टू टेल देम एट द एंड टेल देम व्हाट यू हैव टू टोल देम। कीप टू द टाइम अलाउड, इफ़ यू कैन कीप शॉर्ट इट इज़ बेटर टू अंडर रन देन ओवर रन। मतलब ये सारे मेथड्स हैं किस तरह प्रेजेंटेशन आपने बनानी है, उसके बाद किस तरह डिलीवर करनी है। उसके बाद डिलीवरी गाइडलाइंस क्या हैं, फॉलोइंग आर सम यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल गाइडलाइंस फॉर डिलीवरिंग अ स्मूथ प्रेजेंटेशन। स्मूथ अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए ये गाइडलाइंस, ये हदायत ज़रूर माइंड में रखें। स्पीक क्लियरली, सही बोलें, डो नॉट शॉर्ट और विस्पर, सरगोशी ना करें। जज द एक्विजिशन ऑफ द रूम, डो नॉट रश और टॉक डिलिबरेटली स्लो, बी नेचुरल। तो ये सारे गाइडलाइंस आपके माइंड में होने चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके बाद यूजिंग विजुअल एड्स फॉर ऑल ऑफ प्रेजेंटेशन, विजुअल एड्स का यूज़ करना चाहिए। ओवरहेड प्रोजेक्शन, ये डिफरेंट किस्म के विजुअल एड्स हो सकते हैं जिसमें डिफरेंट किस्म के हम विजुअल एड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द इंटरेस्ट ऑफ प्रेजेंट ओवर दे मस्ट बी रेलिवेंट व्हाट यू वांट टू से। केयरलेस डिज़ाइन यूज ऑफ स्लाइड्स कैन सिंपली गेट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। मतलब जब आप पावर पॉइंट में डिफरेंट स्लाइड्स बनाते हैं तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत ही ऑथेंटिक और यूज़फुल बनाती हैं ऑडियंस के लिए। जिस तरह ट्राई टू लिमिट वर्ड्स पर स्लाइड टू मैक्सिमम ऑफ 10। अगर आपने स्लाइड्स बनाई है तो उसमें पर स्लाइड, एक स्लाइड पे मैक्सिमम जो वर्ड 10 होने चाहिए। यूजेबल, रीज़नेबल फॉन्ट साइज एंड टाइप फेस विच विल इनलार्ज वेल। मतलब ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बनाने चाहिए। फॉन्ट स्टाइल ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। उसके बाद टाइम एंड रूम उनका यूज़ करना चाहिए। डायग्राम्स अच्छी होनी चाहिए। कलर इस तरह के यूज़ करें कि ज़्यादा वो फैंसी किस्म के ना हों, ऑरेंज येलो इस तरह के। उसके बाद अगर कहता जी अगर हो सके तो प्रेजेंटेशन से पहले अपने एक्सपर्ट ऑडियो विजुअल एड्स सेंटर्स से बात करें। अवॉइडिंग एडिंग टू OHPs विद द पेन ड्यूरिंग द टॉक। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। एट द एंड क्या कहते हैं, ऑन द अदर हैंड completely darkened room can send the audience to sleep. Try to avoid having to keep switching light and off
but if you do have to do this, know where the lights which are and how to use them। मतलब इस एंड वाले पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि जब आप प्रेजेंटेशन देने लगें किसी रूम में, तो तब आप जो लाइट्स हैं उसके बारे में आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए। ऑडियंस समटाइम कहती हैं कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन अगर आप स्लाइड्स यूज़ कर रहे हैं तो जो एंड पे जो ऑडियंस बैठी होती है समटाइम उनको विजिबल नहीं होता, तो वो कहते हैं कि लाइट बंद कर दें। तो तब आपको जो स्विच साथ होता है उसके बारे में कम्प्लीटली आइडिया होना चाहिए कि किस से टर्न ऑन होगा और टर्न ऑफ होगा। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंटर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ये प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स थी और कौन कौन सी चीज़ें ओरल प्रेजेंटेशन में ज़रूरी हैं, इनके बारे में आपको कम्प्लीटली आइडिया होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने लेसन नंबर 2 को डिस्कस किया, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। ओरल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी प्रेजेंटेशन होती हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, कौन कौन से वेज ऑफ डिलीवरी है और कौन से मेथड्स हमें यूज़ करनी चाहिए और कौन सा वे प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करना चाहिए।